हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इसको हम स्मॉल ए बोल देते हैं। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी बच्चे को नोट करने की जरूरत नहीं है, कि मैं आपको अलग से भी करवा दूंगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये एक्सेलरेशन होता है। अब क्या है कि जो चेंज होता है ना, जो चेंज होता है वेलोसिटी में, वो क्या होता है? वो मामूली सा चेंज होता है। तो मामूली सा चेंज को मैं क्या बोल सकता हूँ? मामूली से चेंज को मैं बोल सकता हूँ डीवी। डीवी यानी कि स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इसको मैं बोल सकता हूँ डीवी। और थोड़ा छोटा सा ही टाइम, छोटा सा वेलोसिटी और छोटा सा टाइम, यानी कि जो मामूली सा चेंज हुआ है वेलोसिटी में उसको बोल दिया डीवी, और जो मामूली सा चेंज हुआ है टाइम में उसको बोल दिया डीटी। यहां से ये समझ में आ गया सब बच्चों को? इतना क्लियर है? यस सर। हाँ। अब इसमें अगर मान लीजिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो dv इज इक्वल टू ए dt हो जाता है। dv इज इक्वल टू ए dt। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि हमने दोनों तरफ अब देखा, हमारा लेफ्ट साइड में भी और हमारा राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो वेरिएबल्स नजर आते हैं। जब हम dx बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वहां पर वेरिएबल क्या है? x है, और उसके अलावा जो कुछ लिखा हुआ है वो सारे के सारे कांस्टेंट है। और जब हम इसी तरीके से जब हम dv बोल रहे हैं तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल v है, और जब हम dt बोल रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल t है। तो मैं ये कहूंगा कि when when time is equal to zero, जब टाइम बिल्कुल जीरो था, यानी कि जब हमने जर्नी स्टार्ट नहीं करी, जब हमने, ये किसी भी बच्चे को नोट करने की जरूरत नहीं है, आप समझते चलिए इसको, मैं आपको समझाऊंगा ये चीज प्रॉपर्ली। जब टाइम हमारा जीरो था, यानी कि जब इनिशियल टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब हमने जर्नी स्टार्ट ही नहीं करी, तो इनिशियली जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो उस केस में v जो है, v इज कॉल्ड u। v को कहते हैं हम u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर टाइम कुछ हो गया, तो कितना हो गया? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या 10 सेकंड, है ना? कितना भी टाइम हो गया, तो हमने ये कहा कि उस टाइम को हम टी बोल देते हैं, स्मॉल टी ही बोल दिया उसको हमने। तो स्मॉल वी को भी स्मॉल वी ही बोल दिया। फिर कुछ थोड़ा सा टाइम बीता, थोड़ा सा टाइम बीता, कितना बीता? हो सकता है 3 सेकंड, हो सकता है 4 सेकंड या 5 सेकंड, पर मैं जनरली स्पीकिंग में बात कर रहा हूँ। तो हम ये कहते हैं कि चलिए टी सेकंड टाइम बीत गया, तो टाइम को मैंने टी ही बोल दिया। और फाइनल वेलोसिटी के लिए अगर आपको याद हो, बचपन में जो 9th क्लास में करा था, फाइनल वेलोसिटी को हम वी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं ये लिखूंगा कि dv इज इक्वल टू adt है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, और मैं ये कहूंगा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विदिन these limits, within these limits, इन लिमिट्स में आप इसको इंटीग्रेट कर दें। समझ रहे हैं? देखिए अभी जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा है, तो मैं उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। सिर्फ बैठकर हर बच्चा दिमाग में बैठाएगा, इस चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है। और जहां आपको दिक्कत आए, मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला आपका चैप्टर है, उसके मेन नोट्स में नोट मत करो, चाहे तो रफ में कहीं आप नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप देखकर इस चीज को समझें कि हम इंटीग्रेशन को और डिफरेंशिएशन को अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो देखिएगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन दीज लिमिट्स, इन लिमिट्स में इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूंगा। इंटीग्रेशन का इधर लगाया सिंबल dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का इधर लगाया सिंबल a dt।
ये बिल्कुल उसी तरीके से है, इसका एप्लीकेशन बिल्कुल उसी तरीके से है। जैसे आप ये समझिए कि आप क्या करते हैं कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और आप इक्वेशन के दोनों तरफ ये कह देते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। आप इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप करते हो ना, डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई 4 या डिवाइडिंग बाई 7 ऑन बोथ साइड्स। आप इक्वेशन में दोनों तरफ 7 से या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ। यहाँ मुझे जरूरत है इंटीग्रेशन की, क्योंकि dv क्या है, बहुत छोटी सी वेलोसिटी, dt क्या है, बहुत छोटा सा टाइम। तो छोटे से टुकड़े को बड़ा बनाने का काम क्या है, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो यहाँ पर इस वजह से हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट जब करते हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आती हैं। तो जब टाइम की लिमिट पहले तो है 0 इनिशियल लिमिट, और फाइनल लिमिट क्या है t। तो यहाँ पर dt है, वेरिएबल यहाँ पर टाइम है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। इसी तरह से वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी v, तो लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, u और v। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि अब हमने बिल्कुल एक छोटी सी बात बताऊंगा। हमने ये देखा था कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं dx का, ठीक है, जब हम सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट x आता है। तो उसी तरीके से जब सिंपली dv का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो dv का इंटीग्रेट करा तो आ गया v, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, नीचे लिखो लोअर लिमिट, ऊपर लिखो अपर लिमिट, यहाँ आ गया u, यहाँ आ गया v इज इक्वल टू सिर्फ t वाली, क्योंकि dt लिखा हुआ है तो सिर्फ t वाली टर्म वेरिएबल है, बाकी दुनिया की सारी टर्म्स कांस्टेंट। ठीक, तो आप क्या करें, क्या आ रहा है, t dt वाली टर्म के अलावा क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो a को निकालो इंटीग्रेशन से बाहर। तो a इंटीग्रेशन dt, लिमिट है 0 और इधर है t। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको जो v है इसमें पहले डालो अपर लिमिट, v की जगह v डाल दो, माइनस अब v की जगह u डाल दो, v माइनस u आ गया इज इक्वल टू ये a है। सीधी सीधी बात है, जब dx को इंटीग्रेट करा था तो x आया, जब dv को इंटीग्रेट करा तो v आया, इसी तरह से जब dt को इंटीग्रेट करूंगा तो t आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, t, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट 0, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट t। तो ये हो गया v माइनस u इज इक्वल टू a। अब इस t की जगह डाल दो t, माइनस इस t की जगह अब डाल दो 0। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह ही पहले अपर लिमिट डाली जाती है, फिर लोअर लिमिट और बीच में सबट्रैक्शन का साइन। तो ये हो गया b माइनस u इज इक्वल टू a, t माइनस 0 क्या हो गया t, तो a इंटू टी क्या हो गया 80। अब माइनस u को इधर लेकर चले गए तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू u प्लस 80। कुछ याद आया कौन सी इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई थी। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूव हो गया। मैं आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको 2 बार भी समझाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार में समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल नई चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा, बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये ऐसे होती थी, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती थी मोशन की। अब मैं कुछ लेकर चला था, मैंने शुरुआत कैसे करी थी इसकी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो मुझे करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन लेकर चलूंगा। ठीक है बेटा, 1 मिनट, मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट। अच्छा, अभी ठीक है? सर यहाँ पर s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट? बता रहा हूँ अभी। यहाँ पर s होता है डिस्प्लेसमेंट, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम टेकन, a होता है एक्सेलरेशन।
तो याद रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेकर चलनी है dv by dt। इसी तरीके से वेलोसिटी की डेफिनेशन लेकर चलेंगे सेकंड इक्वेशन में, लिखेंगे वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, अपने मेन नोट्स में नोट मत करना है, इनको अलग से कर लो क्योंकि मैं दोबारा करवाऊंगा इसको। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज v is equal to displacement अपॉन टाइम टेकन। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, जो स्पीड होती है ना, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन दे रखा हो, मतलब अगर आपका स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बनाया जाए उसको, तो उसी को वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक, तो अगर स्पीड क्या होता है, बचपन से करते आ रहे हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम जब शुरुआत करते हैं ना किसी भी चीज की, आप याद रखिएगा फिजिक्स में आपको कुछ भी करना है तो आपको स्मॉल वैल्यू लेकर चलनी है, आप बिग वैल्यू लेकर नहीं चलेंगे। ठीक, देखिएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं v को बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट भी मैं क्या लूंगा, स्मॉल, छोटा सा। तो हमने ले लिया ds, और टाइम टेकन को क्या करूंगा, उसको भी मैं छोटा सा टाइम इंटरवल दूंगा dt। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू vdt, ds इज इक्वल टू v dt। अब आप ये देखिएगा कि अब हमारे पास फिर से वही वाली कंडीशन आ गई जैसे कि अभी पहली इक्वेशन में आई थी कंडीशन। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले मैं एक चीज जान चुका हूं कि फर्स्ट इक्वेशन से v क्या होता है, u प्लस एटी। तो हम यहाँ लिख देंगे ds इज इक्वल टू, v की जगह लिखिए बेटा u प्लस एटी और dt। ये हो गया, v की जगह मैंने लिख दिया u प्लस एटी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से मैंने ये चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब जरा देखें, ये जो इक्वेशन बनी है इसकी दोनों तरफ आप देखिएगा तो यहाँ तो वेरिएबल है s क्योंकि ds लिखा हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल है t क्योंकि dt लिखा हुआ है। तो इससे पहली इक्वेशन से आप कंपेयर करके देखेंगे कि इधर लिखा हुआ था dv, तो वेरिएबल क्या था v, इधर लिखा हुआ था dt, तो वेरिएबल क्या था t। ठीक, अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे यहाँ पर मैंने t की इनिशियल वैल्यू देखी और v की इनिशियल वैल्यू देखी, p की फाइनल वैल्यू और v की फाइनल वैल्यू देखी, इसी तरह से यहाँ पर मैं p की इनिशियल वैल्यू और s की इनिशियल वैल्यू देखूंगा, p की फाइनल वैल्यू और s की फाइनल वैल्यू देखूंगा। हम ये मान लेते हैं कि व्हेन t is equal to 0 सेकंड, s is equal to 0 मीटर, यानी कि बॉडी रेस्ट में है, बिल्कुल रुकी हुई है। तो जब टाइम t is equal to 0 था, यानी कि जब हमने जर्नी स्टार्ट ही नहीं करी, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी मोटर बाइक या मोटर कार जो भी है वो सब रेस्ट में है, हम चले ही नहीं हैं अभी तक। तो जब हम चले ही नहीं है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 मीटर। अच्छा, फिर कहते हैं व्हेन t is equal to t सेकंड्स। अब मतलब अब हमने कितना सेकंड हम ट्रैवल कर चुके हैं, कितनी टाइम तक हमने ट्रैवल करा, t सेकंड्स तक। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी s मीटर हो गया। तो बेटा ये मेरी इनिशियल वैल्यू हो गई, ये मेरी फाइनल वैल्यू हो गई, यानी कि ये मेरी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। हम कहेंगे, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, और ये कहेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद इन दीज लिमिट्स, इन लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इधर आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इधर ds इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाया u प्लस एटी टू dt, ये कर दिया। वेरिएबल क्या है दोनों तरफ देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल है s और राइट हैंड साइड पर वेरिएबल है t। तो इनिशियली जब टाइम t 0 था तो लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई t। s की लोअर लिमिट, डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s। फिर वही सिंपल सा तरीका, जब dx को इंटीग्रेट करा था तो x आ गया था, तो जब ds को इंटीग्रेट करूंगा तो s आ जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s इज इक्वल टू
अब ये दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं तो दोनों का इंटीग्रेशन भी स्प्लिट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू टी u इंटू डी टी, चलिए, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी ए टी इंटू डी टी। यहाँ तक सबको क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए, अंश समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, विदुषी। Yes, sir. ठीक है, अंशित। यस सर। क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि अब मैंने इनको दोनों को अलग अलग कर दिया, तो फिर वही दिमाग में रखना है कि मेरा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल तो टी है, तो टी के अलावा जो भी टर्म दिखाई दे इंटीग्रेशन में उसको बाहर ले लो। चलो जी, पहले तो इधर देखते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट है एस, तो एस की जगह एस डालो। लोअर लिमिट है जीरो, तो एस की जगह जीरो डालो, और बीच में माइनस का साइन, एस माइनस जीरो हो गया। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो टी है, तो यू तो कांस्टेंट हो गया, यू को निकालो बाहर। u इंटीग्रेशन 0 टू टी dt प्लस, अब यहाँ पर वेरिएबल है t, तो t वाला टर्म तो अंदर रहेगा लेकिन a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो a इंटीग्रेशन 0 टू टी t dt, ये हो गया। अब क्या करें, s माइनस जीरो क्या हो गया बेटा, s हो गया। तो इधर लिखें s इज इक्वल टू u एज इट इज। फिर वही बात, जब dt को इंटीग्रेट करा, जब dx को इंटीग्रेट करा था तो x, तो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा। तो t लिख दो यहाँ पर t, और लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट t प्लस a। अब देखिए t dt, तो t dt में कौन सा वाला फंडा लगेगा, याद करो। इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो अब x नहीं है वेरिएबल, अब वेरिएबल t है, तो ये क्या है, t की पावर वन है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। समझ गए, t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट t। चलिए जी, s इज इक्वल टू, ये u है। अब ये जो t है इसकी जगह पहले अपर लिमिट डाल दो, t डाल दिया, माइनस, अब t की जगह लोअर लिमिट डाल दो जीरो, तो t माइनस जीरो प्लस a। अब ब्रैकेट में क्या बन गया यहाँ पर, टी स्क्वायर अपॉन टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी। अब ये टू कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालना है हमको, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया a अपॉन टू। तो यहाँ पर बचा t माइनस जीरो विच इज इक्वल टू टी। तो t में अगर u को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ut प्लस, यहाँ टू कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया a अपॉन टू। ठीक है, और ये करने के बाद में अब अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी। तो अब पहले टी की जगह टी डालो यहाँ पर, ut प्लस a बाई टू, टी की जगह टी डाल दिया तो क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस, अब टी की जगह जीरो डाल दिया तो जीरो स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, टी स्क्वायर बचा। ये हो गया मेरे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए जी, सभी को क्लियर है? बताइए, यस सर। क्लियर है सभी यस को? सर। यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब अगर ये हो गया तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं क्या करूंगा, मैं वही प्रोसेस लेकर चलूंगा जो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लेकर चला था। याद करिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं लेकर चला था a इज इक्वल टू डी बाई डी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं क्या लेकर चला, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में मैं वही लेकर चलूंगा जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिया था। देखो कैसे करेंगे, मैं ये मिटा रहा हूँ।
तो थर्ड इक्वेशन में आप ये कहेंगे एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज acceleration is defined as a is equal to dv by dt। ये बताया गया था शुरुआत में। अब क्या करो, अब इसको स्प्लिट कर दो, इसको ऐसे लिख लो dv अपॉन ds मल्टीप्लाइड बाई ds अपॉन dt। ये कर दिया, करा जा सकता है ऐसे। आप ये देखो, ds से डिवाइड करा, ds से मल्टीप्लाई करा, ds से ds कट भी जाएगा तो dv by dt ही आ जाएगा। अब ऐसा क्यों करा गया है वो देखते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, a इज इक्वल टू हो गया, इसको तो लिखेंगे dv by ds, केवल dv by ds लिखेंगे इसको, और इसको ds by dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए। तो ds by dt की जगह मैंने v लिख दिया, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब क्या करो आप, अब वही काम करना है, इसको ds को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ds इधर आ गया, ये हो गया a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv। इसको पलट कर लिख दो, इसको ऐसे लिख दो v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू ds। बताइए जी, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. चलिए जी, अगर इतना सर हो आप ये गया, लास्ट स्टेप कर दो। हाँ दोबारा बता देता हूँ। आप ये देखिएगा कि हमने क्या करा इसमें, हम ये जानते हैं a इज इक्वल टू dv by dt है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करा, मैंने dv by ds लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई ds by dt लिख दिया। ऐसे हम कर सकते हैं क्योंकि ds से ds कट के फाइनली वो dv by dt ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा dv by ds को एज इट इज छोड़ दिया और जो ds by dt है वो v हो गया। फिर मैंने क्या करा कि ds को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, dv इंटू v लिखो या v इंटू dv लिखो, एक ही बात है। तो इधर बचा vdv इज इक्वल टू ads, पलट कर लिख दिया, ads को इधर लिख दिया, vdv को इधर लिख दिया। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें कि ये जो आपका a है, इस a को छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज रहने देंगे, और हम फिर वही कहेंगे, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। और ये करने के बाद में फिर मुझे ऐसे करना है इसमें कि when t is equal to 0, यानी कि इनिशियली जब टाइम t is equal to 0 है, जब हमारी जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसको मैं बोल देता हूँ u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और उस टाइम पर हमने डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, हमारा हुआ ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा 0। जब टाइम बिल्कुल शुरुआत, जब हमने मतलब जर्नी स्टार्ट ही नहीं करी है, तो हमारा टाइम तो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है v, जो होती है एक्चुअली v इज फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मैं u बोल देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआत वाली वेलोसिटी, भले ही वो 0 हो लेकिन उसको हम u बोलते हैं। s इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा डिस्टेंस, हमने अभी डिस्प्लेसमेंट कुछ ट्रेवल ही नहीं करा है, तो इसका मतलब अभी हम रेस्ट में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये करने के बाद में फिर मैं कहूंगा when t is equal to t, जब टाइम हमारा t हो गया तो उस दौरान हमारी वेलोसिटी बढ़ गई, और उस बढ़ी हुई वेलोसिटी को यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम v बोल देते हैं, तो v इज इक्वल टू v। सिमिलरली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हमने s ही बोल दिया, है ना। अब ये कहेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, integrating equation 3 within these limits,
integrating equation 3 within these limits. इक्वेशन 3 को आप अब इन लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या करना है, दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds। अब हमारी v की, यहाँ पर वेरिएबल v है, यहाँ पर वेरिएबल s है, तो v की इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या है, v की इनिशियल वैल्यू u और फाइनल वैल्यू v। तो नीचे लिखें लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v, और जो s है इसकी इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू s, तो इसको लिखा है यहाँ पर 0 और इसको लिखा है यहाँ पर s। अब फिर वही वाली कहानी है कि जब मैंने ये कहा था कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पर x की जगह सिंपली v आ गया है। x की पावर n होने की बजाय इधर है v की पावर 1 और dv, तो ये क्या हो जाएगा, v की पावर 1+1 अपॉन 1+1, v की पावर 1+1 अपॉन 1+1, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। यहाँ पर मुझे वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ds लिखा हुआ है तो वेरिएबल इज s, तो a इज अ कांस्टेंट, a को बाहर निकालो, a बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू s और ds, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू, ये a है। अब जैसे dx का इंटीग्रल क्या होता है x, इसी तरह से ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा s, तो ये s हो गया। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s। अब ये नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं, ये तो फॉर्मूला आपको बताया था कि क्या होता है। अभी यहाँ पर ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट में सिर्फ वेरिएबल वाला टर्म यानी कि v स्क्वायर बचा, u और v, और ये a है, s की जगह पहले s डालो, फिर s की जगह 0 डालो और बीच में लगा दो माइनस का साइन। अब v की जगह पहले v डालो तो क्या हो गया v स्क्वायर, फिर v की जगह u डालो तो क्या हो गया u स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, बीच में लगा दो माइनस का साइन। s-0 क्या हो गया s, ये हो गया a इंटू s, इधर 2 डिनोमिनेटर में है, यहाँ जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया। माइनस u स्क्वायर को उधर ले जाओ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो गया, और यही होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, बताइए सभी बच्चे। Yes, sir. चलिए जी ठीक है, ये क्या हो गया इसमें, बेटा 1 मिनट वेट करिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलिए जी ठीक है, हो गया सही। तो ये इस तरीके से जो हमारी 3 इक्वेशन है मोशन की, जो आप लोगों ने 9th क्लास में करी हुई भी हैं, वो इस तरीके से डिफरेंशिएशन मेथड से करी जा सकती है। और आपको हो सकता है ये लगे क्योंकि आपने ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये आप 9th क्लास में भी इनको आप प्रूव करके देख चुके हैं। और 9th क्लास में जो है, जितने भी बच्चे जो सीबीएसई के हैं, उन्होंने सीबीएसई से 10th करा है, 9th करा है, उन सब बच्चों को ये पता है कि भाई हमने 2 मेथड करे थे। हो सकता है आप लोग भूल गए हो, लेकिन तब आपने 9th में करा था, वो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो वहां पर आपने 2 मेथड करे थे 9th क्लास में। 9th, आज आप 11th में हैं तो तब आप 2 साल छोटे थे, आपको ज्ञान भी थोड़ा कम था, अब ज्ञान थोड़ा ज्यादा है। तो अब आप ये देखेंगे कि हमें ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कराया क्यों जा रहा है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 11th क्लास में आपको वो दोनों मेथड करवाए जाएंगे जो आपने 9th में करे थे। तो 9th में एक तो था एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड से ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव आपने करी थी। एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपने ग्राफ बनाकर और उसमें निकाला था कि वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ है
तो उसके नीचे का जो एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है, उसका स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो ये चीज यहाँ पर भी कराई जाएगी। तो 3 मेथड्स हैं। एक मेथड वही है एल्जेब्रिक मेथड जो आपने 9th क्लास में करा था, दूसरा मेथड वही है ग्राफिकल मेथड अगेन जो आपने 9th में करा था, और तीसरा मेथड ये है जो आपका कैलकुलस मेथड है, यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड है, वो एक ये वाला मेथड है। और जब आप ये तीनों मेथड कर लोगे तो आपको पता चलेगा और आप खुद फील करेंगे कि शायद ये इंटीग्रेशन वाला कैलकुलस वाला मेथड ही सबसे आसान है। ठीक है, ये मेथड सबसे आसान लगेगा आपको जब आप उनको सॉल्व करेंगे, तो उनमें गलती होने के कंफ्यूज होने के चांसेस है। तो आप ये देखिए कि बच्चे को शुरुआत में नहीं सिखाई जाती ये चीज, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये शुरुआत में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि उसके लिए बेसिक्स का कुछ क्लियर होना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी है। उन एप्लीकेशन से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि 10th क्लास में जो आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप करके आए हो, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी आपने फॉर्मूले रट्टे लगाए थे, चाहे वो सरफेस एरिया हो सिलेंडर का, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे कोन का हो, चाहे स्फीयर का हो, हेमिस्फीयर का हो, वो कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये काम आप 12th में करेंगे। आपके पास एक फिगर दे रखी होगी, उस फिगर की हेल्प से आप डिफरेंशिएट करके एक छोटी फिगर का एरिया या छोटी फिगर का वॉल्यूम निकालोगे, और फिर बड़े का निकालना है तो इंटीग्रेट कर दोगे। तो आप ये देखोगे कि जो आप मतलब लगभग लगभग आधा पेज भर जाया करता था जिस कैलकुलेशन में, वो काम आपका शायद 2 या 3 लाइनों में ही हो जाएगा। सर तो हाँ जी बताइए। सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लास दोबारा लोगे आप? दोबारा बोलो। इंटीग्रेशन की क्लास दोबारा लोगे सर आप? हाँ मैं समझा दूंगा। मैंने आपको बताया था मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो वीडियोस है ना, वो मैं वीडियोस फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार देख लेना। जैसे 2 दिन 3 दिन या 4 दिन तुम्हें लग जाए कि थोड़ा थोड़ा करके मैं देखूंगा, पहले उसको देख लो 3-4 दिन। फिर देखने के बाद में जब लगे कि नहीं भाई नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता दो ना मेरे को कि ये चीज नहीं आई समझ में या सारा नहीं आया समझ में, तो मैं आपको सारा का सारा दोबारा से करवा दूँ। ठीक है। ठीक है सर। और सभी बच्चों को एक चीज बता रहा हूँ कि मेरी सारी क्लासेस 9 बजे खत्म हो जाती हैं। आज भी कुछ बच्चे देख नहीं पाए मैसेज, तो मैं 7 बजे आप लोगों को 7 और 7:30 के बीच में एक बार मैसेज जरूर चेक करना है। तो मैं 9 से 10 कोई ना कोई या तो 12th की फिजिक्स की या 12th की मैथ्स की कोई ना कोई मैं क्लास लेता जरूर हूँ। तो इस वजह से आप लोग 7 7:30 के करीब एक बार अपने मोबाइल फोन्स जो है वो चेक कर लिया करो कि मैं मैसेज डाल दूंगा। ऐसे ही मैंने कल भी मैसेज डाला था मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास का, ऐसे ही आज भी डाला है। ठीक है, तो आप देख लिया करो, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जरूर। तो वह 7 7:30 के बाद नहीं करूंगा मैं मैसेज, तो उस दौरान आप एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा आपको एप्लीकेशन बताया कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से भी डिराइव करा जा सकता है। ठीक, बाकी आपकी कल शाम को 5:30 बजे क्लास होगी, तो 5:30 बजे वाली क्लास में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल शुरुआत का थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसी के आगे से कल करते हैं स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी ठीक है फिर। नमस्ते सर। ओके नमस्ते। सर ओके।